India Legal presents Courts Roundup. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पेगासस कथित जासूसी मामले में एसआईटी जांच के लिए दाखिल की पीआईएल। सरकार को कथित जासूसी से संबंधित अहम जानकारी साझा करने के निर्देश देने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद पुलिस कथित मुठभेड़ मामले में जांच आयोग को 6 महीने का दिया अंतिम विस्तार। तीसरी बार जांच अवधि बढ़ाने पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा 150 लोगों से पूछताछ क्यों जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के शूटर नरेश कुमार की अपील खारिज करने के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केस किया बंद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान के निलंबन को जारी रखने का औचित्य साबित करें। Presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के खबरों से आपको करवाते हैं रूबरू। चलिए शुरुआत करते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। प्रेस की स्वतंत्रता के रक्षा के उद्देश्य से स्थापित एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पेगासस कथित जासूसी मामले में एक विशेष जांच दल द्वारा जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है। बताया भी जा रहा है कि पीआईएल में कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए सरकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाना जरूरी है। पीआईएल में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, हैकिंग और स्पाइसवेयर के उपयोग और निगरानी के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे को चुनौती दी गई है। याचिका में अदालत को भारत सरकार को कथित जासूसी से संबंधित अहम जानकारी साझा करने के निर्देश देने की अपील की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से जवाबदेही के सभी प्रयासों को रोक दिया गया है। संपादकों की शीर्ष संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या एजीआई ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से पेगासस फोन हैकिंग की एसआईटी से जांच कराने के निर्देश देने की मांग की। पेगासस फोन टैपिंग मामले में देश में कई बड़ी हस्तियों के फोन हैक किए गए, इनमें पत्रकारों के नाम भी शामिल थे। याचिका के जरिए ये कहा गया कि भारत के नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि क्या कार्यकारी सरकार संविधान के तहत अपने अधिकार की सीमाओं का उल्लंघन कर रही है और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। जनहित याचिका में कुछ अहम मुद्दे उठाए और भारत सरकार को इस बात की जानकारी देने के लिए निर्देश देने की अपील की है। सरकार नागरिकों के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों की निगरानी के आदेशों को लिखित कारणों के साथ प्रस्तुत करे। क्या केंद्र ने नागरिकों पर एनएसओ से पेगासस के खरीद लाइसेंस प्राप्त किया या उपयोग किया था? नागरिकों पर उपयोग के लिए स्पाईवेयर के लिए विदेशी कंपनीज के साथ किए गए किसी भी अनुबंध की जानकारी। स्पाईवेयर हैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों के लिए भुगतान कैसे किया गया, इसकी जानकारी केंद्र को लोगों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दें जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी हैकिंग का शिकार हो। पेगासस जैसे स्पाईवेयर के खरीद और उपयोग की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल का गठन करें। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए पत्रकार के रूप में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दें। बीते हफ्ते ही वरिष्ठ पत्रकार एनवी राम और शशि कुमार ने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में इस मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया और इसकी सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख मीडिया द्वारा जारी पेगासस जासूसी लिस्ट में जिन 5 पत्रकारों के नाम शामिल थे, उन्होंने भी सोमवार को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, हालांकि एक जनहित याचिका के जरिए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने भारत को सूचित किया है कि निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा के लिए एक अतिरिक्त स्लॉट
प्रदान नहीं किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट में जाने की अनुमति दे दी है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पैराशूट इवेंट में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश कुमार के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने अपना रुख साफ किया था। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी कि आईपीसी ने 5 बार के पैरालंपिक निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा के मामले में कहा है कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के एक अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी सोमवार को 5 बार के पैरालंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा को बड़ी राहत देते हुए भारत के पैरालंपिक समिति को टोक्यो पैरालंपिक में अपने पैराशूटर इवेंट में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश कुमार के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पीसीआई को मंगलवार को अनुपालन रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय समिति ने ईमेल के माध्यम से पीसीआई को बताया कि भारत ने क्वालिफिकेशन इवेंट में केवल 10 स्लॉट अर्जित किए और इसलिए अतिरिक्त स्लॉट नहीं दिया जा सकता है। आईपीसी द्वारा उठाई गई आपत्ति के मद्देनजर शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ को शर्मा के लंबित अपील पर कल ही सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट के समक्ष शर्मा ने एक अन्य प्रतिभागी को बेदखल कर उन्हें शामिल करने की दलीलें दी है। इस पर नरेश कुमार के केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद करते हुए उन्हें वापस दिल्ली हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई के लिए जाने की छूट दे दी। नरेश कुमार की ओर से विकास सिंह ने कहा कि हमारा सुझाव है कि इस केस को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच भेज दिया जाए। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने एडवोकेट सिंह द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया। पीठ ने उच्च न्यायालय से इस मामले पर शीघ्र विचार करने का भी अनुरोध किया। नरेश कुमार शर्मा ने टोक्यो प्रतियोगिता के लिए उनका चयन नहीं करने के पीसीआई के मनमानी और पक्षपातपूर्ण फैसले से असंतुष्ट होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने पीसीआई को टोक्यो प्रतियोगिता में पहले से चयनित उम्मीदवारों को हटाए बिना अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश शर्मा के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद पुलिस कथित मुठभेड़ मामले में जांच आयोग को 6 महीने का विस्तार दिया है। आपको बता दें कि जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में प्रत्येक 6 महीने के 2 पिछले विस्तारों के बाद फिर से जांच आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तार दिया गया है। पैनल को शुरुआत में दिसंबर 2019 में 6 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। मामला एक पशु चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपी 4 लोगों की मौत का है। हैदराबाद मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग का आखिरी बार कार्यकाल बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए 6 महीने और दिए हैं। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि अब और विस्तार नहीं दिया जाएगा। ये समय तीसरी बार है कि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वीएस सिरपुरकर का आयोग मामले की जांच कर रहा है। आयोग ने कोविड के चलते और समय मांगा था। सुनवाई के दौरान जांच आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता के परमेश्वर ने कहते हुए 8 महीने का समय बढ़ाने की मांग की कि उन्हें हाल ही में 130 गवाहों की नई सूची मिली है। बेंच ने टिप्पणी की, यह मामला क्यों चला जा रहा है? यह 3 से 4 महीने में किया जा सकता है। क्या इस मामले में 130-140 गवाहों से पूछताछ करना जरूरी है? यूपी मामले की जांच भी खत्म हो गई है। उन्होंने एक रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। पीठ यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा पूरी की गई जांच का जिक्र कर रही थी। परमेश्वर ने हालांकि कहा कि कोविड महामारी के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी।
जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मुठभेड़ मामले की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया था। 12 दिसंबर 2019 को शीर्ष अदालत ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि जांच आयोग उसे 6 महीने के भीतर इस मामले की अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लंबित कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी। साथ ही एसआईटी से पूरी रिपोर्ट तलब कर ली थी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि कोई भी दूसरा प्राधिकारी इस मामले में कोई भी जांच तब तक नहीं करेगा जब तक कि आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि 3 सदस्यीय आयोग को सीआरपीएफ सुरक्षा मुहैया कराएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का और समय दे दिया था। आयोग में बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रेखा सोंदूर, बलदौटा और पूर्व सीबीआई निदेशक डीआर कीर्तिकेयन भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड राज्य के धनबाद के न्यायमूर्ति उत्तम आनंद की हालिया हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कानूनी बिरादरी की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों को दिए जाने और उन दिशा निर्देशों को तुरंत लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई। इसके साथ ही याचिका में न्यायिक अधिकारियों को उनके संबंधित राज्यों में एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में तर्क दिया गया कि इस तरह की घटनाएं कानूनी तंत्र के प्रति नागरिकों के विश्वास को हिला देती है, जो न्याय प्रदान करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा वे न्याय में बाधा के रूप में खड़े हैं, क्योंकि न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं के कामकाज में बाधा डालते हैं और न्याय की प्रक्रिया के लिए खतरा पैदा करते हैं। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में हैदराबाद स्थित वकील दंपति जी वामन राव और नागमणि की हत्या सहित इसी तरह की अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार इस स्थिति में दिशा निर्देशों और नीतियों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ताकि कानूनी बिरादरी के लिए गैर हस्तक्षेप और स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका के दर्शन की भी रक्षा की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि केवल परेशान करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं होगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा है कि एक मामले को धारा 306 आईपीसी के दायरे में लाने के लिए आत्महत्या का मामला निश्चित रूप से होना चाहिए और उक्त अपराध को बनाने के लिए जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है, उसने उकसाने के कार्य में सक्रिय भूमिका अदा की हो या आत्महत्या के कृत्य में कोई निश्चित कार्य किया हो। इस मामले में मृतक ने कथित तौर पर जहर खाकर अपने घर में आत्महत्या कर ली थी और 4 सुसाइड नोट छोड़े थे। इन नोटों में ये उल्लेख किया गया था कि उसने आत्महत्या इसीलिए की क्योंकि आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी को उसके साथ नहीं भेजा और वह उसकी आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। हाईकोर्ट ने आरोपी की पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी थी और ट्रायल कोर्ट की चार्ज फॉर्म फ्रेम करने के आदेश भी रद्द कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में ये दलील दी गई थी कि अभियुक्तों द्वारा आत्महत्या के अपराध के लिए उकसाने का प्रयास प्रथम दृष्टया किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा परेशान किए जाने से मृतक ने आत्महत्या की। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा उकसाना तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है और उकसाने का अनुमान तब लगाया जा सकता था जब आरोपी अपने कृत्यों से ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक अपराधी और एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं है, क्योंकि ये आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर है। और जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने देवरानी की हत्या की एक महिला आरोपी को बरी करते हुए कहा कि आरोपी को केवल एक संदेह पैदा करना है और ये अभियोजन पक्ष के लिए है कि वो उचित संदेह से परे स्थापित करें और इससे आरोपी को कोई लाभ नहीं हो सकता है। इस मामले में शादी के करीब 1.5 साल बाद मृतका की ससुराल में 95% जलने से मौत हो गई। मृतका का छोटा भाई करीब
11 से 12 साल का इकलौता चश्मदीद गवाह था। मृतका की जेठानी समेत अन्य आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। ट्रायल कोर्ट ने बच्ची की गवाही पर भरोसा करते हुए उसे दोषी ठहराया कि उसने मृतका के मुंह में कपड़ा भर दिया था, जिसके बाद अन्य आरोपियों ने आग लगा दी थी। हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। अपील में आरोपी ने तर्क दिया कि उसने धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में एक विशिष्ट बचाव किया था। वह अपने ससुराल में रहती थी जो अलग और कुछ दूरी पर था। आगे ये तर्क दिया गया कि बाल गवाह द्वारा उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोप कभी नहीं लगाया गया था और इस प्रकार उसे बचाव के एक मूल्यवान अवसर से वंचित कर दिया गया था और जो उसकी सजा को समाप्त कर देता है। अदालत ने कहा कि किसी भी स्तर पर गवाह ये नहीं कहा कि उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया गया था, लेकिन उसने कहा कि मृतका बोल रही थी कि जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, पीठ ने ये देखते हुए कहा कि इस मामले में बाल गवाह के साक्ष्य में आरोपी को एक विशिष्ट भूमिका का श्रेय देना इतना उत्कृष्ट गुण नहीं है जो अदालत के विश्वास को एक बाल गवाह के एकमात्र सबूत पर आधारित करने के लिए प्रेरित करें। शिवम शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे, धारा 313 के तहत आरोपी के सबूत सिद्ध करने की जिम्मेदारी पर अदालत ने क्या कुछ कहा, हमें विस्तार से बताएं। देखिए, बताना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त की दलील को स्वीकार करते हुए कहा है कि हम इस विचार से हैं कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत इस संबंध में उससे कोई प्रश्न पूछे जाने के अभाव में अपीलकर्ता को अपने बचाव में गंभीर रूप से पूर्वग्रहित किया गया है। यह बार बार माना गया है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया है, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का एक पहलू एक अभियुक्त को बचाव पेश करने का अवसर देता है। धारा 313 सीआरपीसी के तहत बचाव में समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का बोझ सभी उचित संदेह से परे नहीं है, क्योंकि आरोप साबित करने का जिम्मा अभियोजन पक्ष पर है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को केवल एक संदेह पैदा करना है। यह अभियोजन पक्ष के लिए है कि उचित संदेह से भरे स्थापित करे कि इससे अभियुक्त को कोई लाभ नहीं हो सकता है। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ता का घर निकट के क्वार्टर में था, यह स्वयं ये साबित नहीं कर सकता कि वास्तव में घटना के समय उसके पैतृक घर में उसकी उपस्थिति के संबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। बहुत शुक्रिया आपका शिवम जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य में सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 3 महीने की अवधि के भीतर वैक्सीन लगाई जाए। अदालत ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानो गणेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें नकद लाभ के विस्तार के साथ साथ राज्यों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 2000 रुपए की नगद राहत की पहली किश्त प्रदान की थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पंजीकरण कार्ड बनाने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया था और किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के आधार पर पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सहायता प्रदान की थी। महाधिवक्ता ने अदालत को ये भी बताया कि नगद राहत की दूसरी किश्त के संबंध में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और सहायता चाहने वाले सभी पात्र ट्रांसजेंडर को बिना किसी अलग औपचारिकताओं की आवश्यकता के 2000 रुपए की दूसरी किश्त भी दी जाएगी। ट्रांसजेंडर के लिए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देने के लिए राज्य द्वारा विशेष उपायों को अपनाने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि हालांकि ये समूह और उप समूह बनाने के लिए आदर्श नहीं हो सकता और राज्य को प्रत्येक समूह या उप समूह के साथ ही एक विशेष वर्ग के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता है। ये भी ध्यान दिया जा सकता है कि ट्रांसजेंडर्स की ओर से कोई उचित आशंका नहीं हो सकती है। इस राज्य में जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यदि आत्महत्या किए किसी पुरुष या महिला ने ऐसे चरम कृत्य के लिए मजबूर करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है तो उसके इस प्रकार के बयान सभी आवश्यक गंभीरताओं के साथ ही उठाए जाने चाहिए। पीठ आईपीसी की धारा 306-34 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 260 के संबंध में एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार जून 2020 में जोरावर नाम
के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने वर्तमान याचिकाकर्ता सुधा और उसके पति यशपाल को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया था। मृतक के बेटे द्वारा पुलिस को मामले की सूचना दिए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के कृत्यों ने मृतक को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। सुसाइड नोट में नाम के साथ वारदात की जानकारी दी गई। कोर्ट ने आगे कहा कि मामले में याचिकाकर्ताओं की कस्टोडियल पूछताछ की अनुमति जांच एजेंसी को नहीं दी गई, जिसने जांच को प्रभावित करने वाले कई सिरों को ढीला छोड़ दिया, जिससे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से 2017 में निलंबित किए गए डॉक्टर कफील खान के 4 साल के लंबे निलंबन के औचित्य पर साबित करने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये निर्देश एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा डॉक्टर खान द्वारा उनके निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित किया गया था। आदेश में कहा गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की ओर से आगे की कार्रवाई में देरी की व्याख्या नहीं की गई। प्रतिवादी भी निलंबन के आदेश को जारी रखने को उचित ठहराने के लिए बाध्य है, जो 4 साल से अधिक समय से जारी है। खान को छोड़कर अन्य सभी आरोपी जिन्हें उनके साथ निलंबित कर दिया गया था, उन्हें बहाल कर दिया गया है, जिन्हें कई पूछताछों से मंजूरी भी मिल गई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीआरडी ऑक्सीजन त्रासदी के बाद डॉक्टर खान को निलंबित कर दिया गया था, जहां पर अस्पताल में तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति अचानक बंद होने के बाद 63 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। खान ने शुरुआत में 22 अगस्त 2017 को निलंबन के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की थी। 7 मार्च 2019 को एक आदेश द्वारा उस याचिका का निस्तारण प्रतिवादियों को 3 महीने के भीतर जांच समाप्त करने के निर्देश के साथ ही किया गया था। उस निर्देश में अनुसरण में जांच अधिकारी ने 15 अप्रैल 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने हालांकि 24 फरवरी 2020 को लगभग 11 महीने बाद अपना आदेश पारित करने का फैसला किया और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने कहा कि आगे की कार्रवाई करने में देरी अस्पष्ट बनी हुई है। राज्य के वकील ने निर्देश लेने और अगली सुनवाई पर अदालत को संबोधित करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने अनुमति दी। मामले की फिर से सुनवाई 5 अगस्त को होगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.